गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हमारा फैक्ट्रीज एक्ट। हम फैक्ट्रीज एक्ट कर रहे थे अपना, और हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमें पढ़नी है फैक्ट्रीज एक्ट में वो है हमारी ऑक्यूपायर की। अब बच्चों ऑक्यूपायर कौन होता है, हु इज ऑक्यूपायर। तो बच्चों ध्यान से देखना, डेफिनेशन को रीड आउट करने से पहले मैं आपको ऑक्यूपायर की डेफिनेशन एक चार्ट के थ्रू बता देता हूं। लॉ मेकर कहता है जी, एक फैक्ट्री के ऑक्यूपायर का मतलब है जिसके पास उस फैक्ट्री के मैनेजमेंट का अल्टीमेट कंट्रोल है। क्या बोला मैंने? उस फैक्ट्री के मैनेजमेंट का, उस फैक्ट्री के ऑपरेशंस का अल्टीमेट कंट्रोल है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? ऑक्यूपायर। यानी कि ऑक्यूपायर वो पर्सन है कि कल को अगर फैक्ट्री में कुछ गलत होगा, हम इस ऑक्यूपायर को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? इस ऑक्यूपायर को। कौन है ये? हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल। क्या वर्ड यूज करे हैं लॉ मेकर ने? हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री। जिसके पास उस फैक्ट्री का अल्टीमेट कंट्रोल है। क्या है? अल्टीमेट कंट्रोल। अब लॉ मेकर ने यह भी बताया कि अल्टीमेट कंट्रोल समझने के लिए आप क्या मानोगे, आप क्या मानोगे। लॉ मेकर कहता है कि जी देखो, अगर आपकी फैक्ट्री ओन्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म है। किसकी है? ओन्ड बाय अ फर्म, यानी कि वो जो फैक्ट्री है वो किसी फर्म की फैक्ट्री है। तो लॉ मेकर ने कहा जी, इस केस में आप किसी भी पार्टनर को उसका ऑक्यूपायर मान सकते हो। याद करो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के साथ लिंक कर रहा हूं ये पॉइंट। आपने वहां पढ़ा होगा, एवरी पार्टनर इज ज्वाइंटली एंड सवरली लायबल। हर एक पार्टनर इंडिविजुअली भी और ज्वाइंटली लायबल माना जाता है फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म। उसी बात को यहां पर पकड़ के बैठा हूं मैं। एक फर्म की फैक्ट्री के लिए कोई भी एक पार्टनर या सारे मिलाकर लायबल ठहराए जा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? एनी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर इज डीम्ड एज ऑक्यूपायर। आप किसी भी एक पार्टनर को पकड़कर कह सकते हो कि भाई आप ऑक्यूपायर हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना? ज्वाइंटली बुलाना चाहते हो, ज्वाइंटली बुला लो। ये पार्टनरशिप एक्ट से लिंक हो रही है बात। अच्छा, कहता जी अगर आपकी फैक्ट्री ओन्ड बाय एक कंपनी है। किससे है? कंपनी। अगर मान लो आपकी फैक्ट्री एक कंपनी की फैक्ट्री है। अब बच्चों कंपनी की फैक्ट्री को लेकर ना बहुत डिस्प्यूट्स हुए हैं पास्ट में, उनकी जजमेंट्स भी आई हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहां पर लॉ मेकर ने क्लियरली बोला है, एनी बोर्ड मेंबर, कोई भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एनी बोर्ड मेंबर इज डीम्ड एज एनी बोर्ड मेंबर कैन बी डीम्ड एज ऑक्यूपायर। कोई भी बोर्ड मेंबर को आप ऑक्यूपायर मान सकते हो। और लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली ये बात बोली है, इवन जो पास्ट जजमेंट्स आई हैं वहां पर भी जजेस ने यही बोला है कि एक कंपनी की फैक्ट्री का ऑक्यूपायर माना जाता है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और लॉ मेकर ने अपनी जजमेंट में, सॉरी कोर्ट्स ने अपनी जजमेंट में साफ ही बात बोली है, नो अदर एम्प्लॉय, आप किसी अदर एम्प्लॉय को या ऑफिसर को, नो अदर एम्प्लॉय और ऑफिसर कैन बी नॉमिनेटेड एज ऑक्यूपायर। ये कोर्ट की स्पेसिफिक जजमेंट थी इस बात को लेकर। आप ये नहीं कह सकते कि उस फैक्ट्री में तो आपने एक अलग से फैक्ट्री मैनेजर बिठा रखा है, तो डायरेक्टर को मत पकड़ो, फैक्ट्री मैनेजर को पकड़ो। लॉ मेकर ने कहा जी कंपनी के केस में ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी के केस में तो डायरेक्टर की ही गर्दन पकड़ी जाएगी। क्या बात समझ में आती है? डायरेक्टर की ही क्या पकड़ी जाएगी? गर्दन पकड़ी जाएगी। याद रखना है बात। तो पहला था किसका? फर्म की केस का। अगला था किसका? कंपनी केस का। अच्छा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फैक्ट्रीज होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट की भी फैक्ट्रीज होती हैं? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फैक्ट्रीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी फैक्ट्रीज होती हैं। सर ऐसी फैक्ट्रीज कहां होती हैं? आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि भाई
गवर्नमेंट भी तो काम करती है। अब आपको एक एग्जांपल बता ही दिया था, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बिजली बनाती है, ठीक है ना, उस बिजली को बीएसईएस टाटा पावर बेचते हैं। तो भाई जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्री है वहां पर भी तो फैक्ट्री एक्ट लगेगा। तो लॉ मेकर कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, उस केस में ऑक्यूपायर माना जाएगा उस पर्सन को जो उस फैक्ट्री में अल्टीमेट कंट्रोल लगता है, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है। द पर्सन हु मैनेजेस द फैक्ट्री, जिस पर्सन को वो फैक्ट्री मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है। क्या बात समझ में आती है? तो फिर से देखो, मैं कह रहा हूं जी ऑक्यूपायर की डेफिनेशन वैसे तो सिंपल एक लाइन है, अगर आपको रियलिटी बताऊं तो ऑक्यूपायर की डेफिनेशन अल्टीमेटली इस पॉइंट पर आकर रुकती है कि जिसके पास उस फैक्ट्री का अल्टीमेट यानी कि फाइनल कंट्रोल है, जो उस फैक्ट्री के रिलेशंस में सारे डिसीजंस हाथ लेता है, सारे डिसीजंस को पास ऑन करता है, जिसके डिसीजंस पर फैक्ट्री पर काम होता है, उसी पर्सन को ऑक्यूपायर माना जाएगा। कल को कुछ भी होने पर हम उसी ऑक्यूपायर को पकड़ेंगे। लॉ मेकर ने फर्दर इलेबोरेट करते हुए ये कहा है कि फर्म के केस में कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर, कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्री केस में जो भी पर्सन फैक्ट्री को मैनेज करता है, हम इनको मानेंगे। क्या बात समझ में आती है? तो अब आते हैं अपनी डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन ये कह रही है जी, ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री, एक ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री का मतलब क्या है? जिसके अल्टीमेट कंट्रोल का मतलब जिसके पास क्या है? फाइनल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के अफेयर्स पर फाइनल कंट्रोल है जिसके हुक्म पर उस फैक्ट्री पर काम होता है। और लॉ मेकर ने क्या कहा कि अगर फर्म है या कोई और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर और मेंबर को आप क्या मान सकते हो? ऑक्यूपायर मान सकते हो। कंपनी के केस में एनी ऑफ द डायरेक्टर शैल बी ऑक्यूपायर। और अगर कोई फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल पर चल रही है, तो भैया उन्होंने कहा जी पर्सन या पर्संस कलेक्टिवली, अगर आपने 2-3 लोग रखे हैं उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए, तो उनको क्या मानोगे आप? ऑक्यूपायर मानोगे। अच्छा, फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की भी हो सकती है, ठीक है ना, एमसीडी वगैरह की भी फैक्ट्रीज हो सकती है। अब अगला पॉइंट है हमारा, ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या क्या है? ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या क्या है? ध्यान से देखना, सेक्शन 7 कह रहा है जी, सबसे पहली ऑक्यूपायर की ड्यूटी तो क्या है? टू एंश्योर दी हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर्स। अगर मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ले चलूं, तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था ना, वो यही था। फैक्ट्रीज एक्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एंश्योर हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। तो देखा जाए, ये अल्टीमेट ड्यूटी किसकी दे रहा है लॉ मेकर? ऑक्यूपायर की। टू एंश्योर हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर किसकी ड्यूटी के अंदर आता है? कि ऑक्यूपायर की ड्यूटी है कि वो हेल्थ इंश्योर करे, सेफ्टी इंश्योर करे, वेलफेयर इंश्योर करे। किसका? वर्कर्स का और अपने एम्प्लॉइज का। क्या बात समझ में आती है? अल्टीमेट ड्यूटी किसके ऊपर आ गई है? ऑक्यूपायर के ऊपर। अल्टीमेट ड्यूटी किसके ऊपर आ गई है? ऑक्यूपायर के ऊपर। अच्छा, क्या था जी, इसके साथ साथ उसकी ड्यूटी में इंक्लूड होती है क्या क्या चीजें? उसकी ड्यूटी में इंक्लूड होती है क्या क्या चीजें? देखना, ए, द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड सिस्टम्स ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री दैट आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। जो भी कंपनी में काम हो रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, उसको क्या करना? उसको मैनेज करना ताकि वो रिस्क फ्री रहे। क्या रहे? रिस्क फ्री। उसके बाद द अरेंजमेंट इन अ फैक्ट्री फॉर ensuring सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू द हेल्थ इन कनेक्शन विद यूज करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेस। कह रहा है जी, फैक्ट्री में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी अरेंजमेंट्स हैं, वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि वहां पर जो आर्टिकल्स, जो सब्सटेंसेस आप यूज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, उनका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, वो सेफ रहे, उससे किसी को हार्म ना हो, उससे किसी को क्या ना हो? हार्म ना हो। जैसे कि मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है जहां पे बहुत सारी स्टील यूज होती है। क्या यूज होती है? स्टील।
अब स्टील को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई ट्रॉली होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं एक वर्कर अपने कंधे पे ला देगा और वो स्टील लेके जाएगा, एक ट्रॉली होनी चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। कोई केमिकल्स हैं तो उस केमिकल की स्टोरेज के लिए प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, जो है पता चले बहुत ही गर्मी में आपने टेम्परेचर, बहुत ही गर्म टेम्परेचर पे आपने वो केमिकल स्टोर कर दिया और आग लग गई फैक्ट्री में, तो उनकी स्टोरेज हैंडलिंग के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स करनी है। ये ड्यूटी किसकी है, ऑक्यूपायर की ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है, ऑक्यूपायर की ड्यूटी है। अच्छा, द प्रोविजंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन एज आर नेसेसरी टू एंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल वर्कर्स। कह रहा जी वो इंफॉर्मेशन दो, उनको इंस्ट्रक्शंस दो, ट्रेनिंग दो, सुपरविजन दो, ताकि काम करते टाइम उनकी हेल्थ और सेफ्टी पर कोई असर ना हो। याद रखना बच्चों, इसी काम के लिए अपॉइंट करे जाते हैं सेफ्टी ऑफिसर्स। क्या अपॉइंट करे जाते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स वो होते हैं जिन्होंने इसकी पढ़ाई करी है। जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्री है, तो केमिकल इंजीनियर्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर्स। मान लो आपकी फैक्ट्री किसी सिविल सिविल इंजीनियरिंग का काम करती है, तो सिविल इंजीनियर्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज सेफ्टी ऑफिसर्स। मतलब जिस फील्ड की फैक्ट्री है उसी फील्ड के एक प्रोफेशनल बंदे को आप सेफ्टी ऑफिसर की तरह अपॉइंट कर सकते हो और वो गाइड करेगा, ऐसे करो ये काम, इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा। जैसे केमिकल इंजीनियर पास करेगा कि भाई ये केमिकल रिस्की है, ये केमिकल रिस्की है, से आप थोड़ा सा लीनियंटली भी हैंडल कर सकते हो, बट ये केमिकल रिस्की है, आपको इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। वो गाइडेंस देगा, ट्रेनिंग देगा, सुपरविजन देगा, ठीक है ना। आप देखते हो ना लोग केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं, पॉलिटेक इंजीनियरिंग करते हैं, वो लोग यही सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं उस फैक्ट्री में। क्या बात समझ में आती है। The provision, maintenance or monitoring of such working environment in the factory for the workers that is safe without risk to health and adequate as regard to facilities, arrangement for the welfare at work। आप देखो तो सारे पॉइंट्स एक ही चीज बोल रहे हैं। अगर आप देखो तो सारे पॉइंट्स एक ही चीज बोल रहे हैं कि हेल्थ और सेफ्टी मेंटेन करो, हेल्थ और सेफ्टी मेंटेन करो, हेल्थ और सेफ्टी मेंटेन करो, सारे पॉइंट्स एक ही हैं। अगला भी देखो यही है, एवरी ऑक्यूपायर शैल प्रिपेयर, कह रहा है जी प्रिपेयर करे वो, एंड एज ऑफन मे बी अप्रोप्रिएट रिवाइज, प्रिपेयर करे और जरूरत पड़ने पर उसे रिवाइज करे। क्या रिवाइज करे, written statement of its principal policy, general policy with respect to health and safety of the workers at work and organization and arrangement for the time being in force for carrying out that policy। कह रहा है जी हो सके हर ऑक्यूपायर को एक रिटर्न स्टेटमेंट, एक रिटर्न स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने चाहिए और सबको बताना चाहिए कि भाई ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा जाए ताकि सबकी हेल्थ एंड सेफ्टी बरकरार है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपने सीएनजी तो सुनी होगी, गाड़ियों में सीएनजी लगी होती है, ट्रक्स में सीएनजी लगी होती है, तो सीएनजी की गाड़ियां आती हैं। जब सीएनजी गाड़ी में फिट होती है ना, तो एक सिलेंडर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सिलेंडर। उस सिलेंडर की ना टेस्टिंग होती है। क्या होती है, मैंने क्या बताया, जो सीएनजी में सिलेंडर्स लगते हैं उन सिलेंडर्स की टेस्टिंग होती है हर 3 साल में। क्या होती है, हर 3 साल में आपको वो सिलेंडर लेके जाना पड़ता है उस फैक्ट्री में, टेस्टिंग करवानी पड़ती है उस फैक्ट्री के अंदर कि भाई मेरा सिलेंडर ओके है, अप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। तो वहां को लेकर ऑक्यूपायर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रखी है लॉ मेकर ने। जैसे उसने कहा है कि अगर कोई सीएनजी फैक्ट्री है, सीएनजी का काम वहां पे हो रहा है, सीएनजी के सिलेंडर्स का काम हो रहा है टेस्टिंग के लिए, तो वहां आस पास कहीं भी पानी वगैरह पड़ा नहीं रहना चाहिए। आस पास करीब 100 गज या 150 गज का खुला एरिया होना चाहिए, ठीक है ना। एम्प्लॉइज जो हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए ताकि उनका दम ना घुट जाए। मतलब बहुत सारी क्या डाल रखी है उन्होंने, रिटर्न स्टैंडर्ड्स बना के लगा रखे हैं कि भाई ये सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं। आप पेट्रोल पंप जाते हो, पेट्रोल पंप से साफ लिखा होता है सिगरेट नहीं पी सकते, किसी भी तरह की मैथ्स यूज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आग वहां पे नहीं, फायर वहां पे नहीं जला सकते, ठीक है ना। क्यों, ये सब क्यों करा हुआ है, ताकि सबकी क्या रहे, हेल्थ एंड सेफ्टी सिक्योर रहे। तो हम क्या करते हैं, एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाई और नोटिस बोर्ड में छाप दी, सबको ये फॉलो करना है, सबको क्या करना है, ये फॉलो करना है। क्या बात समझ में आती है। तो ये सारी ड्यूटीज जो है वो किसकी हैं, तो सारी ड्यूटीज जो है ये किसकी हैं, ये सारी ड्यूटीज हैं ऑक्यूपायर की, सारी ड्यूटीज हैं ऑक्यूपायर की। तो बच्चों यहां मैं कह सकता हूं, आफ्टर दिस पॉइंट मैं कह रहा हूं कि जी इस चैप्टर की 80% डेफिनेशंस खत्म हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 80% डेफिनेशंस आर ओवर, सिर्फ 20% डेफिनेशंस रह गई हैं।
ठीक है ना। अब इतनी डेफिनेशंस करने के बाद एक बार चैप्टर के फिर से स्टार्टिंग में आ जाते हैं। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था मैंने आपको बताया था कि जी इस चैप्टर के मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कितने ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के मेजर? 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या? एंश्योर हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, टू रेगुलेट फैक्टरीज एसोसिएटेड विद हजार्डस एक्टिविटी एंड टू रेगुलेट द वर्किंग आवर्स ऑफ यूथ, चिल्ड्रन एंड एडल्ट। बच्चों इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है ये एंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी वाला, इससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब हमें पढ़ना ये है कि सर हेल्थ इंश्योर करने के लिए क्या काम होने चाहिए, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या काम होने चाहिए, वेलफेयर इंश्योर करने के लिए क्या काम होने चाहिए। यानी कि हेल्थ को इंश्योर करना, सेफ्टी को इंश्योर करना, वेलफेयर को इंश्योर करना अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑक्यूपायर की है, बट ऑक्यूपायर को क्या काम करने हैं जो वो ये इंश्योर कर पाएगा, इसके बारे में भी लॉ मेकर ने बताया है। हेल्थ के बारे में बताया लॉ मेकर ने कि जी हेल्थ के लिए आपको फॉलो करने हैं सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20। कौन से सेक्शन दिए हैं? सेक्शन 11 से लेकर 20। सेफ्टी के लिए उसने कहा जी आपको फॉलो करना है सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 41 तक, और वेलफेयर के लिए उसने बोला जी सेक्शन 42 से फॉलो करना है आपको सेक्शन 50। अब बच्चों ये हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर के जो ये सेक्शंस है ना, ये स्ट्रेट अवे सेक्शंस हैं, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। देयर इज नथिंग टेक्निकल टू अंडरस्टैंड इन दीज सेक्शन। सिर्फ आपको रीडिंग करनी है जी हेल्थ के लिए ये प्रोविजंस हैं, सेफ्टी के लिए ये प्रोविजंस हैं, वेलफेयर के लिए ये प्रोविजंस हैं। फिर भी मैं आपको हेल्थ वाला पोर्शन रीड आउट करवा दे रहा हूं, सेफ्टी एंड वेलफेयर आपका रहेगा होमवर्क। आपको इसके लिए सिर्फ 10 मिनट देने हैं, 10 मिनट में रीडिंग करनी है, बस खत्म हो जाएगा। जब एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले इन्हें पढ़ लेना, लर्न कर लेना, दैट इज एनफ। इसको करने के बाद हमारा चैप्टर का पार्ट 1 हो जाएगा खत्म। पार्ट 1 की डेफिनेशंस और पार्ट 1 टू इंश्योर हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर हो जाएगा खत्म। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे हजार्डस एक्टिविटीज से जुड़ी हुई डेफिनेशंस और हजार्डस एक्टिविटी को रेगुलेट करने के प्रोविजंस, और थर्ड पार्ट रह जाएगा फिर हमारा ये वाला। क्या बात समझ में आती है? तो मैं आपको हेल्थ वाली रीडिंग करवा दे रहा हूं, सेफ्टी एंड वेलफेयर विल बी योर होमवर्क। तो देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है, मेजर्स यानी कि स्टेप्स टू बी टेकन बाय द फैक्ट्रीज फॉर हेल्थ। पता ना एक्चुअल में ये फैक्ट्रीज बोलकर किसको बोलना चाहता है? ऑक्यूपायर को, क्योंकि अल्टीमेटली तो हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर को मैनेज करना, टेक केयर करना किसका काम है? ऑक्यूपायर का काम है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो मैं आपको एक रीडिंग करवा दे रहा हूं, आप खुद ही समझ जाओगे रीडिंग करके सर इसमें कुछ था ही नहीं। ये तो हम डेली घर पे भी करते हैं, हमारे माँ बाप भी हमें गाइडेंस देते हैं कि हाँ जी ऐसी चीजें करनी चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है जी हेल्थ को मैनेज करने के लिए क्या क्या मेजर्स होने चाहिए। सेक्शन 11 कह रहा है जी क्लीनलीनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लीननेस होनी चाहिए। कह रहा है जी ऑल दी एक्यूमुलेटेड डर्ट, एक्यूमुलेटेड का मतलब जो भी डर्ट जमा हो गई है, गंदगी जमा हो गई है फ्लोर्स पर, सीढ़ियों पर, रास्तों पर फैक्ट्री के, उसको डेली साफ करोगे। क्या करोगे? डेली उसकी सफाई होनी चाहिए। और हर हफ्ते सुटेबल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच डर्ट और रिफ्यूज। कह रहा है जी अच्छी अरेंजमेंट्स आपको करनी है, सुटेबल अरेंजमेंट्स करनी है ताकि वो डर्ट और रिफ्यूज हटाया जा सके। बताना अरेंजमेंट्स में क्या कर सकते हो आप। मान लो कल को आप किसी फैक्ट्री के ऑक्यूपायर बन जाओ तो क्या, अरे सिंपल सी बात है ना सर, डस्टबिन लगा दो। अरे भाई डस्टबिन किसके लिए होता है? उसी गंदगी को हटाने के लिए तो होता है। डस्टबिन लगा दो, ठीक है ना। उन डस्टबिन में सारा गंद फेंकते रहेंगे, हम सफाई करके सारा गंद फेंकते रहेंगे। कह रहा जी हर हफ्ते उसी फ्लोर को आपको क्या करना है? थोरोली क्लीन करना है बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। ठीक है ना। क्या करो? सर्फ से एक बार सफाई कर दो। कोरोना का काल चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा सैनिटाइजर भी मिला देना। सिंपल सी बात है, यही तो कह रहा है। वंस इन एवरी वीक द फ्लोर शुड बी थॉरोली क्लीन्ड बाय वॉशिंग विद डिसइंफेक्टेंट और सम अदर इफेक्टिव मेथड्स। क्या हम ये काम घर पे भी नहीं करते? डेली सफाई, हर हफ्ते एक बार क्लीन, बिल्कुल रगड़ रगड़ के हर चीज की सफाई। ये इफेक्टिव मेथड ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज होनी चाहिए जी, पानी का फ्लो खत्म हो जाए। ये ना हो पानी भर रहा है, फैक्ट्री में भर रहा है, गंदगी हो रही है, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, वहां पे मच्छर हो रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए फॉर रिमूविंग वाटर विच मे कलेक्ट ऑन दी फ्लोर ड्यू टू सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पानी का इस्तेमाल हो रहा है, उस पानी को बाहर निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि पानी का एक्यूमुलेशन ना हो जाए, उससे फिर मच्छर बीमारियां लेके आएगा वो। ठीक है ना। ऑल डोर्स, क्या रहा जी सारी खिड़कियां और विंडो फ्रेम्स जो हैं क्या होने चाहिए? 5 सालों में एक बार आप उन्हें पेंट करवाओ, वार्निश करवाओ। ठीक है ना।
कितने सालों में? 5 सालों में। अब ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वही पूछ सकता है एग्जामिनर जी, अगर हमारी फैक्ट्री में डोर्स हैं जो कि होंगे होंगे, अदर वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं, होंगे होंगे, विंडो फ्रेम्स हैं, कोई अदर वुडन वर्क है, मेटेलिक वर्क है, तो कितने सालों में पेंट होना चाहिए? 5 साल। अब बताना क्या मैं 3 साल में करवाना चाहता हूँ, करवा सकता हूँ, करवाओ, बहुत अच्छी बात है। हर साल करवाना चाहते हो, हर साल करवाओ, बट मिनिमम 5 साल में तो होना ही होना चाहिए। क्या ये हम घर पे भी नहीं करते? यस सर, मैंने बताया ना, सिंपल रीडिंग है। पेपर में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? एग्जामिनर पूछेगा व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर एंश्योरिंग हेल्थ इन सेक्शन 11। वो सेक्शन 11 में पूछ रहा है कि क्या स्टेप्स लेने। सेक्शन 11 स्टैंड फॉर क्लीननेस। ये 4 पॉइंट लिख देने, 5 मार्क्स आ गए आपके, सिंपल। अच्छा, सेक्शन 12 क्या कह रहा है? सेक्शन 12 कह रहा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स क्या होता है बच्चों? जो बाद में छोटे मोटे कंकड़ वगैरह रिमूव बच गए ना, वेस्टेज बच गई, उसे क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट्स। उसे क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट्स। कह रहा है जी every factory shall ensure effective arrangement shall be made in the factory for treatment of wastage and effluents due to manufacturing process carried on therein so as to reduce हार्मलेसनेस ऑफ देयर डिस्पोजल। कह रहा है जी उनका हार्मफुल नेचर अगर कुछ है तो उसके लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट्स आपको लानी है ताकि वो सारा का सारा वेस्ट, सारा का सारा एफ्लुएंट डिस्ट्रॉय हो सके। बच्चों कई ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा वेस्ट बच जाता है। जैसे आपको बताता हूँ, पॉलीबैग्स की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। किसकी? पॉलीबैग्स। बच्चों जब आप प्लास्टिक के पॉलीबैग्स बनाते हो ना, तो पीछे बहुत सारा वेस्ट प्लास्टिक बच जाता है। भाई जो प्लास्टिक कट गया और पॉलीबैग्स बन गया वो तो पॉलीबैग्स में चला जाएगा, बट जो बच गए छोटे छोटे पीस बच गए, जैसे कतरन बोलते हैं, छोटे छोटे पीस बच गए, उनका क्या करोगे आप? उनको जला दोगे? लो जी, जितना वेस्ट बच गया प्लास्टिक का उसको बाहर फैक्ट्री के लेके गए और जला दिया, पॉल्यूशन कर दिया पूरे एनवायरनमेंट में। क्या ऐसा करोगे? नहीं। तो कह रहा है जी उसके लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट लानी है ताकि उस वेस्ट और एफ्लुएंट्स का स्पीडी डिस्पोजल हो सके और उसका हार्मफुल नेचर कम हो सके। और कह रहा है जी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके लिए क्या बनाए? अरेंजमेंट्स बनाए। उसके लिए क्या बनाए? अरेंजमेंट्स बनाए। हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? स्टेट गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। कह रहा है जी प्रॉपर वेंटिलेशन करो फैक्ट्री में, ऐसा ना हो कोई घुट के मर जाए। कह रहा है जी एवरी फैक्ट्री शुड मेक सुटेबल एंड इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग क्या? एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। एडिक्वेट वेंटिलेशन होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैंस लगाओ, खिड़कियां खोल के रखो, हवा आने का मौका दो। Such a temperature as will secure the workers reasonable conditions of comfort and prevent injury to health। कह रहा है जी फैक्ट्री में ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करो ताकि सारे वर्कर्स कंफर्टेबली काम कर सके। ऐसा ना हो कि गर्मियों के टाइम पे आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो ऐसा जो टेम्परेचर बढ़ा देता है, जैसे केमिकल्स की फैक्ट्री। और गर्मियों के टाइम पे गर्मी भी दिल्ली के अंदर पड़ती है, मान लो दिल्ली कह लो या और ऐसी स्टेट्स कह लो जिनके अंदर 50 टेम्परेचर क्रॉस हो जाता है, पता चले 50 जब नॉर्मल टेम्परेचर है, फैक्ट्री के अंदर और 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, 70-80 डिग्री के टेम्परेचर में वर्कर्स काम कर रहे हैं, शाम को सारे बेहोश हो जाते हैं। तो कह रहा है जी ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करो, एयर कंडीशनर्स लगाओ ताकि अंदर का टेम्परेचर एटलीस्ट ऐसा तो हो कि वर्कर्स कंफर्टेबली काम कर सके। क्या बात समझ आती है? क्या कह रहा है? क्या मेजर्स लेने आपको ये काम करने के लिए? टू प्रिवेंट एक्सेसिव हीटिंग ऑफ एनी वर्क फ्रॉम फॉलोइंग काम करो। वॉल्स एंड रूफ्स shall be of such materials as and so designed that reasonable temperature does not exceed but kept as low as possible। जो उसकी walls हैं, roofs हैं, उनको ऐसे मटेरियल से बनवाओ ताकि उसका टेम्परेचर कम से कम हो सके। Where the nature of work carried on the factory is excessively excessively high temperature, जैसे मैंने बताया केमिकल इंडस्ट्री का, तो आपको ये काम करने हैं। कह रहा है जी अगर कोई ऐसा फैक्ट्री में काम हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा हो जाता है, तो आपको क्या करना है? बाय सेपरेटिंग सच प्रोसेस फ्रॉम दी वर्क रूम, उस प्रोसेस को सेपरेट कर दो। नॉर्मल वर्क रूम में मत रखो, सेपरेट कमरे में कर दो। इंसुलेटिंग हॉट पार्ट्स, adopting any other effective method which will protect the workers। कोई और ऐसा मेथड जिससे वर्कर्स क्या हो सके? प्रोटेक्टेड रह सके। डस्ट एंड फ्यूम्स। डस्ट एंड फ्यूम्स, फ्यूम्स का मतलब क्या होता है? धुआं।
ठीक है ना, डस्ट उड़ रही है, फ्यूम्स आ रही हैं, कह रहा जी इसके लिए क्या करना है, इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द इनहेलेशन, कहीं ऐसा ना हो कोई इनहेल कर जाए वो सारे फ्यूम्स, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट फर्नेस एक्सेट्रा इन द वर्करूम्स, ऐसा ना हो एक तरफ से मशीन धुआं निकाल रही है और एक तरफ से आप उसे इनहेल करे जा रहे हो, एक तरफ से धुआं निकल रहा है, एक तरफ से आप इनहेल करे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां भी जरूरत पड़े एग्जॉस्ट लगाओ, जहां भी जरूरत पड़े एग्जॉस्ट लगाओ, डस्ट फर्नेस लगाओ। कह रहा जी अगर आपकी इंटरनल कंबस्टन इंजन है एंड एग्जॉस्ट शुड बी कनेक्टेड इनटू द ओपन एयर, कह रहा है जी जहां पे भी इंटरनली इंजन में काम हो रहा है तो वहां पर इस तरीके से एग्जॉस्ट लगाओ कि सारा धुआं ओपन एयर में निकल जाए। अगर आप आईटीओ की साइड जाओगे तो इंद्रप्रस्थ की साइड, सॉरी इंद्रप्रस्थ की साइड जाओगे तो वहां देखोगे आप बहुत बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगे हुए हैं और कई बार वहां से ना ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, खूब धुआं निकल रहा होता है। मतलब क्या है, उन फैक्ट्रीज के अंदर खूब बड़े बड़े इंजन चल रहे हैं और इंजन से जो धुआं निकल रहा है उसके लिए इन्होंने इतनी बड़ी चिमनी लगा रखी कि वो सारा धुआं खींच के ओपन एयर में फेंक देता है। और ओपन एयर में भी यहाँ नहीं कि हमारी हाइट में फेंक दे, इतनी ऊंची ऊंची हाइट में फेंकता है ताकि नॉर्मल लोगों को उससे इफेक्ट ना हो, वर्कर्स को इफेक्ट ना हो। वरना एक बात बताओ, क्या जरूरत है इतनी 100 फीट हाई चिमनीज लगाने की, इतना पैसा खर्च करने की? जरा सी बाहर लगा देते हैं, खींच के बाहर लगा देते हैं, भारी धुआं फेंक देंगे? नहीं, ऊंचाई पे फेंको। क्या बात समझ आती है? इन केस ऑफ अदर internal combustion engine, effective measures should be taken to prevent the accumulation of furnace therefrom. Artificial humidification, पहले समझो ह्यूमिडिफिकेशन क्या होती है। बच्चों आप ह्यूमिडिटी तो समझते ही हो ना, ओस जैसे बोलते हैं, मतलब उमस सी हो जाती है। क्या हो जाती है? उमस सी हो जाती है कि मौसम में, जैसे कि मान लो आपको पता है जून में खूब गर्मी पड़ रही होती है, जून जुलाई में खूब गर्मी पड़ रही होती है और बारिश हो जाए, खूब गर्मी हो बारिश हो जाए, क्या होता है? उमस हो जाती है, पसीना पसीना पूरी बॉडी में, पसीना पसीना, जितना मर्जी बार मुंह धो लो पूरी बॉडी में ह्यूमिडिटी रहती है, मौसम में ह्यूमिडिटी रहती है। कई बार तो सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। क्यों? एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में पानी हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर वेपर्स हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन होनी चाहिए उसमें क्या घुस गए हैं? वाटर वेपर्स घुस गए हैं, जिस वजह से कई बार सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, पूरी बॉडी में पसीना पसीना रहता है। इसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गई है। क्या हो गई है? ह्यूमिडिटी। इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमिडिफिकेशन। और बच्चों कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि कॉटन की, टेक्सटाइल की, सिगरेट की, जहां पे ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ता है। एक तो होता है नेचुरल, गर्मी है, बारिश हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई। एक है जी आर्टिफिशियली करना पड़ता है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में। क्या कह रहा है? इन सर्टेन इंडस्ट्रीज ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, सिगरेट, हायर डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहां तो आर्टिफिशियली करना पड़ता है। अब आप खुद सोचो, नेचुरली तो बर्दाश्त नहीं होता, आर्टिफिशियल करेंगे तो कहां जाएंगे वर्कर्स? तो लॉ मेकर कह रहा है जी इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो क्या करे, वो स्टैंडर्ड्स बताए ह्यूमिडिफिकेशन के, मेथड्स बताए कैसे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करा जाए, टेस्ट बताए फॉर डिटेनिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, प्रिस्क्राइब मेथड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर सिक्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड कूलिंग ऑफ एयर इन द वर्करूम। क्या बात समझ में आती है? तो बच्चों क्या कह रहा है जी, अगर ह्यूमिडिफिकेशन चाहिए, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इंडस्ट्री है और वहां पे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसके लिए रूल्स बना रखे हैं उनको फॉलो करो ताकि उस ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से किसी एम्प्लॉय, किसी वर्कर को हार्म ना। ओवर क्राउडिंग, बच्चों को कहता है ऐसा ना हो यार आपने एक छोटा सा कमरा ले रखा है और उसमें 50 वर्कर कह रहे हो। लॉ मेकर ने कहा जी एटलीस्ट एक वर्कर को 14.2 क्यूबिक मीटर की स्पेस मिलनी चाहिए। 14.2 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस पर वर्कर इन एवरी वर्करूम। आप खुद सोचो, जैसे मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं, आप जानते हो इंडिया में जो 80% प्रॉब्लम्स है ना बच्चों, 80% बता रहा हूं और ये रियलिटी है, दिस इज ड्यू टू पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग। बच्चों कभी भी ऐसा अपने मन में मत लाना कि गवर्नमेंट काम नहीं करती। बच्चों गवर्नमेंट बहुत काम करती है, बहुत पैसा खर्च करती है हर चीज के लिए, बट दिक्कत पता है क्या है? पॉपुलेशन ही इतनी है कि हम जैसी आम जनता तक वो पहुंच ही नहीं पाती। अमीर वैसी खुश है, आम जनता पिसती है, गरीब को वैसे मिल जाता है सब कुछ फ्री, बट गवर्नमेंट कर ही नहीं पाती। क्यों? ड्यू टू पॉपुलेशन।
इतनी इफेक्टिव है नहीं चाइना की गवर्नमेंट कितना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन हैंडल कर ले। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं करती बच्चों। अगर आप रियलिटी बता रहा हूँ, आप गवर्नमेंट की स्कीम्स पर जाओगे ना, गवर्नमेंट ने हर चीज के लिए स्कीम बना रखी है। गरीबों के लिए 10-10, 20-20 रुपए के इंश्योरेंस, 2-2 लाख रुपए के फ्री इलाज, 20% ऑफ एवरी बेड इन द कंट्री। एवरी बेड बता रहा हूँ, हर हॉस्पिटल का हर 20th बेड, हर 20% बेड्स किसके लिए रिजर्व्ड है? गरीब कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। इवन मैक्स जैसे, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल्स में टोटल बेड्स का 20% फॉर गरीब पीपल, फॉर पुअर कम्युनिटी रिजर्व्ड होता है। जितना मर्जी इलाज हो, करोड़ों रुपए का इलाज हो, उसका फ्री होगा। तो बताओ, गवर्नमेंट ने प्रोविजन नहीं बता रखी, बट पॉपुलेशन और ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ा झोल है। कुछ हादसा ना भी होता हो ना, तो ओवर क्राउडिंग कर देगा वो हादसा। तो कह रहे जी एटलीस्ट इतना स्पेस तो आपको देना है। एंड अगेन दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। लॉ मेकर पूछ सकता है कि एटलीस्ट कितना वर्क स्पेस एक वर्कर को मिलना चाहिए। अगला कह रहा है जी लाइटिंग क्या होनी चाहिए? लाइटिंग होनी चाहिए। आपकी फैक्ट्री में प्रॉपर लाइटिंग का सिस्टम होना चाहिए। नेचुरल लाइट भी है, सनलाइट भी है और आर्टिफिशियल लाइट भी। ऐसा ना हो आर्टिफिशियल लाइट ही लगा रखी है सारी भर के और नेचुरल लाइट आने का कोई प्रावधान ही नहीं है। नेचुरल लाइट का भी और आर्टिफिशियल लाइट का भी कॉम्बो होना चाहिए। विंडोज खोलो, नेचुरल लाइट आए, आर्टिफिशियल लाइट्स लगा रखी हैं, ट्यूब लाइट्स लगा रखी हैं, एलईडी हेलोजन्स लगा रखी हैं। और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे बहुत ज्यादा लाइटिंग लगी हुई है, बहुत ज्यादा ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, तो बच्चों कई बार बहुत ज्यादा लाइटिंग भी ना सरदर्द कर देती है। उसकी जो रोशनी होती है, जो ग्लेयर होती है, हाई बीम लाइट्स होती है, उसको ग्लेयर बोलते हैं, वो भी दिक्कत कर देती है, आंखों को वीक कर देती है, वो मेंटल कैपेसिटी को वीक कर देती है। तो कह रहा उसके लिए भी प्रोविजन बनाओ कि अगर ओवर लाइटिंग है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को बचने के लिए क्या करना है। Every factory must provide and maintain suitable and sufficient lighting, natural and artificial, both in every part of the factory. All the glazed windows and skylights should be kept clean on both sides. सारी चीजों को, लाइट्स को आपको क्या करना है? क्लीन भी रखना है। Effective provisions should be made for prevention of glare. मैंने बताया ना, ओवर लाइटिंग, हाई बीम लाइट्स फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट। अगर कोई ऐसा सोर्स है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जहां पे बहुत ही ज्यादा सोर्स की लाइटिंग आती है, उसकी ग्लेयर से बचने के लिए प्रोविजन बनाने हैं। Formation of shadows to such an extent causing eye strain or the risk of accident to the worker should be prevented. The state government, again, final responsibility किसकी है? State government की, is empowered to lay down standard of sufficient and suitable lighting for factories for any class of description of factories and manufacturing process. अगर आप देखो पूरे एक्ट में जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट। जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? ये बात याद रखना। पूरे एक्ट के अंदर जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है वो कौन बैठा है? स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी प्रोविजंस बनाने हैं वो किसको बनाने हैं? स्टेट गवर्नमेंट को। अगला कह रहा है पीने का पानी दो। सेक्शन 18 क्या कह रहा है? एवरी फैक्ट्री शुड मेक इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर शुड बी होलसम। होलसम मतलब पीने लायक, ऐसा ना हो पानी में से बदबू आ रही हो। वाटर शुड बी सप्लाइड एट सुटेबल पॉइंट्स कन्वीनियंट फॉर ऑल वर्कर्स। हर जगह ऐसा ना हो कि आपकी 5 मंजिला फैक्ट्री है और पानी सिर्फ आपने बाहर लगा रखा है गेट में, 5वीं मंजिल का वर्कर पानी पीने नीचे आता है, पता चले गर्मी में वो ऊपर से नीचे पानी पीने आता है, जब तक ऊपर पहुंचता है फिर प्यास लग जाती है। हर जगह पानी की सप्लाई मिलनी चाहिए उसको पीने के लिए। नो सच पॉइंट शुड बी सिचुएटेड विद 6 meters ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल्स, लैट्रिन्स, स्पिटून्स, ओपन ड्रेन, कैरेज सलेज और एफ्लुएंट और एनी अदर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। कह रहा है जी वो जो पानी के पॉइंट्स है वो एटलीस्ट कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 6 meters। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन। कह रहा हो जी ऐसा ना हो यहां आपका यूरिनल है, यहां आपकी लैट्रिन है और यहां पे आपने पानी का पॉइंट बना दिया, ठीक है ना। ऐसा ना हो यहां आपका वॉशरूम रेस्टरूम है, यहां आपने पानी का पॉइंट बना दिया। ऐसा ना हो कि यहां पे आप अपना गंद फेंकते हो, ठीक है ना, एफ्लुएंट फेंकते हो, ड्रेनेज सिस्टम है, वहां पानी का पॉइंट बना दिया। पानी का पॉइंट इन सब गंदगियों से 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, एटलीस्ट 6 meters अवे। बात समझ में आती है? ऑल सच पॉइंट शुड बी लेजिबल, मार्क, मार्केट ड्रिंकिंग, मार्क्ड होना चाहिए बच्चे, मार्केट नहीं है, लेजिबल, मार्क्ड, मार्क्ड होना चाहिए। ऑल सच पॉइंट्स विल बी लेजिबल, मार्क्ड ड्रिंकिंग वाटर इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ वर्कर। लेजिबल का मतलब होता है विजिबल। लेजिबल का मतलब क्या होता है? मतलब हर एक वर्कर को साफ दिख जाए ये पीने का पानी है। आप देखते होगे ना साफ से लिखा होता है यह पीने का पानी है, यह हाथ धोने का पानी है।
ताकि सारे वर्कर्स को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो बात दिख जाए। और लॉ मेकर क्या कह रहा है, इन केस ऑफ मोर देन 250 वर्कर्स, अगर आपकी फैक्ट्री में मोर देन 250 वर्कर्स हैं, इफेक्टिव अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर। इन सच केसेस अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू वर्कर्स। अच्छा बताना, अगर 250 से कम वर्कर्स है तो कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर, कूल ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत नहीं है, तो भैया जरूरी नहीं है, रखना चाहो तो रख लो, बट कह रहे 250 से ज्यादा वर्कर्स हैं तो कूल ड्रिंकिंग वाटर चाहिए ही चाहिए ड्यूरिंग हॉट वेदर, और सारे एम्प्लॉयज को पानी मिल सके, ऐसी अरेंजमेंट्स आपको बनानी है। अगेन कौन एम्पावर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट। ये पॉइंट अब मैं करवा ही नहीं रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, सीधी बात है। कह रहा जी लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स। बच्चों इस पॉइंट को कराने से पहले ना मैं कुछ आपको बात बोलना चाहता हूँ। मैंने कई बार पेपर चेक करते हुए देखा है, बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन 19 लिखते हैं और उनमें लिख देते हैं वॉशरूम्स। बच्चों ठीक है, सोफिस्टिकेटेड होना अच्छी बात है, आप वॉशरूम्स वर्ड यूज कर रहे हो या आप रेस्टरूम्स वर्ड यूज कर रहे हो, दैट इज गुड, मैं भी यही प्रेफर करता हूं। बट बच्चों सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, बट लॉ मेकर ना इसे ही सही मानेगा। लॉ मेकर वॉशरूम और रेस्ट रूम को सही नहीं मानेगा, याद रखना एक बार। तो आपको यही वर्ड्स लिख के आने हैं। Every factory should provide suitable arrangements for provision of latrines and urinals for the workers। कह रहा है जी होने चाहिए हर फैक्ट्री में sufficient number of latrines and urinals। ऐसा ना हो 250 एम्प्लॉइज काम कर रहे हो सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, सेपरेट सेपरेट होने चाहिए, किस किस के, मेल वर्कर्स के एंड फीमेल वर्कर्स के, और इनमें प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन होनी चाहिए। क्या बात समझ आती है। और लास्ट सेक्शन 20, ये किसके लिए पढ़ रहे थे हम, ये जो 11 से 20 सेक्शन थे हेल्थ के लिए थे। स्पिटून, स्पिटून समझते हो, थूकदान, क्या होते हैं, थूकदान, ठीक है ना। कह रहा है जी हर कंपनी में सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून होने चाहिए एट कन्वीनियंट प्लेसेस, दिस शुड बी मेंटेन्ड a clean, there should be a clean, there should be a maintain a clean and hygienic condition। ये वर्ड ही लाइन ही गलत लिखी है बच्चों, मैं इसको हटा ही रहा हूं, मैं वही कहूँ क्या लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, एवरी फैक्ट्री शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून्स सिचुएटेड एट कन्वीनियंट प्लेसेस। तो बच्चों यहां हमारा हेल्थ वाला पार्ट होता है खत्म। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं था, सिर्फ रीडिंग थी, ऐसे ही आपको सेफ्टी वाले पार्ट की, वेलफेयर वाले पार्ट की सिर्फ रीडिंग करनी है। रीडिंग करोगे, कुछ टेक्निकल नहीं है, समझ आ जाएगा। जहां पर भी आपको लगे कुछ डाउट है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मेरे से आप पूछ सकते हो। यहां मैं कह सकता हूं आपका इन दो चीजों को होमवर्क देने के बाद आपका चैप्टर का पार्ट 1 होता है फिनिश। अब चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर चैप्टर इसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा हमारा। आज के लिए बस इतने बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।